अब हम देखेंगे आपका जो फिफ्थ डिटर्मिनेंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है आपका डिटर्मिनेंट का, उसको देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या कहती है। पहले तो हम इसको रीड कर लें। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, तो एक सारणिक हमने ले लिया, एग्जाम्पल देखते जाओ। एक सारणिक हमने ले लिया 2 3 4 1 0 5 1 5 0। अब इस प्रकार के अवयव इसमें दिए हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी सारणिक, तो हमने सारणिक ले लिया, कि किसी पंक्ति या स्तंभ, तो कोई भी एक पंक्ति ले लो। हम पहली पंक्ति ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। देखें, तो हमने एक सारणिक ले लिया, पहले हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। तो इस सारणिक को सॉल्व किया, जैसे हमने उस दिन सीखा था ना 3x3 ऑर्डर के सारणिक को सॉल्व करना, तो उसी पैटर्न में हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2 के सापेक्ष 0 5 5 0, 3 के सापेक्ष 1 5 1 0, 4 के सापेक्ष 1 0 1 5, इस प्रकार से हमने ले लिया और सारणिक को सॉल्व कर लिया। तो हमको सारणिक का फाइनल रिजल्ट कितना मिला, 35, यानी डेल इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी मिली, 35 मिली। अब ये क्या बोलता है प्रगुण, कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव, कोई भी एक पंक्ति यानी फर्स्ट वाली रो हमने ले ली, के सभी अवयव यानी सारे एलिमेंट्स को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए ये सेकंड वाला 4 6 8 1 0 5 1 5 0, पहले दूसरी और तीसरी को नहीं छुआ, पहली वाली को हमने क्या किया, पहली पंक्ति को किसी संख्या से यानी 2 से गुणा कर दिया। तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, को गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, किससे, 2 से। देखिए यहाँ पे यदि हमने गुणा नहीं किया था, यदि हमने गुणा नहीं किया था तो हमारा जो डेल का मान था वो कितना था, 35। और गुणा करने के बाद जो पहला रो है हमने 2 से गुणा किया पहले रो में, तब हमने हल करके देखा तो डेल का मान कितना मिला, 70 मिला। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों में कि 35 सिंपल सॉल्यूशन है और गुणा करने के बाद या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो सॉल्यूशन मिला है वो 70 मिला हुआ है। तो यही बोलता है कि यदि किसी सारणी की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को के सभी एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है या हो जाएगा। तो सारणी को सिंपली हल कर लो और फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सारणी को के किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको सॉल्व कर लो। आप दोनों प्रकार से सारणी को हल कर सकते हो। पहला प्रकार ये है आपका कि सारणी को सॉल्व कर लिया और फिर लास्ट में डेल इज इक्वल्स टू 2 × 35 कर दो, या फिर पहले पंक्ति में गुणा कर लो या कॉलम में गुणा कर लो और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लो। तो इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, यहाँ देखने योग्य ये है कि R1 को 2 से गुणा करें या डेल जो पहला वाला रिजल्ट था उसको 2 से गुणा करें। दोनों के मान कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ यानी कोई भी रो और कोई भी कॉलम को किसी एक नंबर रो कॉलम को के सभी अवयव को कोई एक नंबर से गुणा करें या सिंपल सॉल्व करके उसके बाद नंबर से गुणा करें, दोनों के मान हमेशा एक बराबर रहेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल 0 होता है। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव मतलब R1 R2 R3 एलिमेंट्स रो ले लिया आपने, या C1 C2 और C3 रो ले लो आप, और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल हमेशा 0 होता है। यहाँ पर हम समझते हैं, हमने एक डेल ले लिया, आपने एक डेल ले लिया।
R1 R2 R3 जनरेट कर लिया, C1 C2 C3 जनरेट कर लिया। अब हम यहाँ R1 जो रो है उसके एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। R1 रो कौन सी आपकी, ये वाली है। इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो A के रिस्पेक्ट में देखें तो कौन से मेंबर है, E F H I बचा आपका। B के रिस्पेक्ट में देखें तो D F G I बचा आपका। C मेंबर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो D E G H बचेगा आपका। इस आप ये जो सहखंड निकाले आपने, पहला दूसरा और तीसरा, या को फैक्टर निकाले पहला दूसरा तीसरा, किसके सापेक्ष निकाले, R1 के सापेक्ष निकाले। अब R2 रो के अवयवों अर्थात D E F से संगत गुणा करने पर, यानी कि हमने क्या किया, कुल मिलाकर R1 एलिमेंट के R1 रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में 3 सहखंड निकले या को फैक्टर निकले। उन को फैक्टर्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरी रो के मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। दूसरी रो का पहला मेंबर D था और पहली रो के पहले मेंबर का जो को फैक्टर था वो इस प्रकार था। फिर हमने देखा कि दूसरी रो का दूसरा मेंबर E है और पहली रो के दूसरे मेंबर का को फैक्टर ये है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो योगफल होगा या जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो 6th प्रॉपर्टी है वो कहती है किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में निकाले गए को फैक्टर और उसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आपका 6th प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। आप यहाँ 6 वाले को सॉल्व करके देखें तो पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका मिलेगा 0।